नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमपुर में घटी थी। कसम है आपको, ऐसी डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है एक शापित कुएं की, जहां से रात में आती है किसी औरत के गाने की आवाज, और जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तो संभल जाइए, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं शापित कुएं की चुड़ैल की सच्ची और भयावह कहानी। गांव भीमपुर छोटा था, लेकिन उसकी पहचान उस पुराने कुएं से थी जो बरगद के पेड़ के नीचे बना था। कहा जाता था कि वो कुआं 100 साल पुराना है और उस पर किसी औरत की आत्मा का साया है। गांव के बच्चे वहां खेलते खेलते भी कभी पास नहीं जाते थे। रात में अगर कोई गलती से वहां से गुजर जाए तो अगले दिन वो बीमार या पागल हो जाता। पर कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हीं में से एक था रवि। रवि शहर में पढ़ा लिखा लड़का था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वो कुछ दिन के लिए अपने गांव लौटा था। वो इन सब भूत प्रेत की बातों को बकवास समझता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, रात में कुएं की तरफ मत जाना बेटा, वहां चुड़ैल रहती है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ 2025 चल रहा है, अब भी चुड़ैल की बातें? ये सब अंधविश्वास है। माँ चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। रात करीब 10:30 की थी। गांव में अचानक बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। रवि अपने कमरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर किताब पढ़ रहा था। खिड़की से बाहर हवा के साथ पत्तों की सरसराहट आ रही थी। तभी उसने सुना जैसे कोई गीले पैरों से मिट्टी पर चल रहा हो। रवि ने खिड़की से झांका। धुंध में उसे किसी औरत की परछाई दिखी जो धीरे धीरे कुएं की ओर जा रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे। रवि को लगा शायद कोई गांव की औरत होगी। वो टॉर्च लेकर बाहर निकल आया। कुएं तक पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी लगने लगी, जैसे वहां का माहौल अचानक बदल गया हो। कुएं के पास मिट्टी गीली थी और उस पर पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। रवि ने टॉर्च नीचे झुकाकर कुएं में रोशनी डाली। कुएं के पानी में कुछ हिलता दिखाई दिया। उसने नीचे झांक कर देखा और उसी पल नीचे से किसी औरत की हंसी गूंज उठी। इतनी रात को क्यों आया है? रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च ऊपर की, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ा। कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर पीछे से वही आवाज, रात में प्यास लगती है, पानी चाहिए। रवि का दिल जैसे रुक गया। उसके सामने कुएं के किनारे एक औरत झुकी हुई थी। लंबे बाल, सड़ी हुई त्वचा, नीली चमकती आंखें और नुकीले काले नाखून। वो मुस्कुरा रही थी। तू मेरे कुएं से पानी क्यों नहीं भरता? रवि की टॉर्च हाथ से गिर गई। अंधेरे में बस उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, और अगले ही पल वो औरत कुएं में कूदकर गायब हो गई। सुबह रवि घर के बाहर बेहोश पड़ा मिला। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। जब होश आया तो वो बस एक ही बात कह रहा था, वो मुझसे पानी मांगती थी। हर रात वो पानी मांगती है। गांव वालों ने समझ लिया, रवि ने शापित कुएं की चुड़ैल को देख लिया है। सुबह जब रवि को होश आया तो उसकी आंखें सुनी सुनी सी थीं। चेहरा पीला, होंठ सूखे और शरीर कांप रहा था। मां ने उसके सिर पर पानी छिड़का। बेटा, क्या हुआ था तुझे? तू रात को गया कहां था? रवि बस यही दोहराता रहा, वो पानी मांग रही थी मां, वो वहीं थी, कुएं के पास। मां डर गई। उसे याद आया, उसके पति रवि के पिता भी सालों पहले उसी कुएं के पास से लौटे नहीं थे। गांव में लोग अब ये मानने लगे थे कि जिस पर चुड़ैल की नजर पड़ती है वो बचता नहीं। गांव के सबसे पुराने आदमी थे रघुनाथ बाबा, उम्र करीब 85 साल। कहते हैं वो ही अकेले इंसान थे जिन्होंने उस कुएं का सच अपनी आंखों से देखा था। रवि की हालत सुनकर मां उसे बाबा के घर ले गई। बाबा ने रवि की तरफ देखा और धीरे से बोले, तेरी आंखों में डर नहीं, साया दिख रहा है बेटा। तू कुएं के पास गया था ना? रवि ने सिर झुका लिया। बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, वो कुआं शापित क्यों है ये कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूं वो औरत कभी चुड़ैल नहीं थी, वो इंसान थी, बहुत भली।
पर उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ कि उसने मरते वक्त खुद अपने खून से कहा, जिसने भी इस कुएं से पानी लिया उसका जीवन सूख जाएगा। बाबा ने कहानी शुरू की। करीब 60 साल पहले उसी गांव में एक औरत रहती थी, गौरी नाम की। गौरी खूबसूरत थी पर गरीब। उसका पति रामदास एक कुएं खोदने वाला मजदूर था। गांव में अकाल पड़ा था और पानी की कमी थी। गौरी और रामदास ने लोगों के लिए नया कुआं खोदना शुरू किया। गांव वाले उन्हें पानी वाले भगवान कहते थे, पर गांव का जमींदार रतन सिंह गौरी पर बुरी नजर रखता था। एक रात जब रामदास खेतों में था, रतन सिंह अपने आदमियों के साथ उनके घर आया। गौरी ने भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई। उसने शोर मचाया तो रतन सिंह ने उसे मार डाला और लाश को उस अधूरे कुएं में फेंक दिया। सुबह जब रामदास लौटा तो उसने देखा कुएं का पानी लाल था। गौरी की चुन्नी पानी में तैर रही थी। रामदास पागल हो गया। वो उसी कुएं में कूद गया और उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। उस दिन के बाद से गांव में अजीब बातें होने लगीं। रात में औरत की हंसी, गाने की आवाजें और कभी कभी किसी के नाम की पुकार। जो भी कुएं से पानी भरता उसके घर में मौत होती। लोगों ने डर के मारे उस जगह को छोड़ दिया। बरगद का पेड़ उग आया और कुआं सूख गया। लेकिन कहा जाता है हर पूर्णिमा की रात जब हवा में नमी बढ़ती है, गौरी की आत्मा कुएं से बाहर निकलती है और जो भी वहां जाता है उसे वो पानी पिलाने के बहाने नीचे खींच ले जाती है। बाबा ने बात खत्म की और रवि की ओर देखा। बेटा, तू उस कुएं के बहुत पास गया है। अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। चुड़ैल नहीं, वो अपनी मौत का इंसाफ मांगती आत्मा है। रवि ने कांपते हुए पूछा, बाबा क्या कोई तरीका है उससे बचने का? बाबा बोले, एक ही तरीका है। उसकी मौत की अधूरी बात पूरी करनी होगी। जिस आदमी ने उसे मारा था, रतन सिंह, उसका खून कभी जमीन में समाया नहीं। उसका हवेली आज भी गांव के छोर पर है। अगर तू हिम्मत रखता है तो वहां जाना होगा। रवि की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वो नहीं जानता था कि अब वो किस मुसीबत में फंस चुका है। उस रात रवि नींद में करवटें बदल रहा था। अचानक उसने सुना, रवि। आवाज बहुत पास से आई थी। वो उठा, खिड़की की ओर देखा। धुंध में वहीं परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, झुकी कमर और नीली आंखें। मुझे पानी चाहिए। रवि का गला सूख गया। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब दोबारा खोली, वो औरत अब उसके कमरे में थी। उसकी उंगलियों से पानी टपक रहा था और जमीन पर गीले निशान बन रहे थे। उसने आगे बढ़कर रवि का चेहरा छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मेरा खून अब भी उबलता है, मुझे शांति चाहिए। रवि ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, पर आवाज नहीं निकली और अगले ही पल वो चुड़ैल दीवार के आर पार होकर गायब हो गई। रात थी, अंधेरी, ठंडी और बेचैन करने वाली। रवि के कमरे की खिड़की से बाहर से अब भी वही फुसफुसाहटें आ रही थीं। पानी चाहिए। रवि अब डर नहीं रहा था, बल्कि उलझन में था। उसके दिमाग में बाबा की बातें घूम रही थीं। गौरी को शांति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी कहानी पूरी होगी। रवि ने तय किया, वो उस कुएं के अंदर जाएगा। सुबह तक रवि ने सब तैयारी कर ली। एक रस्सी, एक टॉर्च और गले में बंधा छोटा सा ताबीज जो बाबा ने दिया था। मां को बिना बताए वो रात के समय घर से निकल पड़ा। बरगद के नीचे वही पुराना कुआं था। चारों तरफ सन्नाटा। पेड़ों की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसे रोकना चाह रहा हो। रवि ने गहरी सांस ली और रस्सी को कुएं के किनारे बांध दिया। टॉर्च जलाकर वो नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे नीचे गया, हवा ठंडी होती गई। दीवारों पर नमी थी और कहीं कहीं किसी के नाखूनों के निशान। करीब 20 फीट नीचे पहुंचकर रवि के पैर पानी को छुए, लेकिन ये पानी ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे अंदर कुछ उबल रहा हो। उसने नीचे टॉर्च डाली। नीचे धुंध जैसा कुछ घूम रहा था, जैसे धुआं पानी के अंदर तैर रहा हो। अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। रवि चीख पड़ा, लेकिन रस्सी टूट गई और वो सीधे पानी में गिरा। जब उसने आंखें खोली तो वो अब पानी में नहीं था। चारों तरफ धूप थी, खेत थे और दूर किसी औरत के गाने की आवाज आ रही थी। रवि ने चारों ओर देखा। वो हैरान रह गया। कुएं का अंदरूनी हिस्सा अब किसी पुराने गांव में बदल चुका था। उसने खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है?
मैं तो कुएं में गिरा था। उसने अपनी हथेलियों को देखा। वो सूखी थी, कपड़े गीले नहीं बल्कि पुराने जमाने जैसे दिख रहे थे। रवि चकित और डर गया। क्या मैं कुएं के अंदर टाइम ट्रेवल कर गया हूं? फिर खुद ही बोल पड़ा, नहीं, यह तो मुमकिन ही नहीं। कुएं में टाइम ट्रेवल नहीं होता। पर जो सामने था वो किसी सपने से ज्यादा सच्चा था। रवि ने देखा, दूर एक औरत मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थी। सूरज की किरणें उसके बालों पर पड़ रही थीं और उसके चेहरे पर वही निशान थे जो गांव वाले वर्णन करते थे। वो थी गौरी। रवि कुछ पल उसे देखता रह गया। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चुड़ैल की छाया दिखी थी, बस अब जीवित और मुस्कुराती हुई। रवि उसके पास गया, कांपती आवाज में बोला, आप गौरी हैं? गौरी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हां, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम इस गांव के नहीं लगते। रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो सिर्फ इतना जानता था, अगर उसे गौरी को मरने से रोकना है तो आज ही कुछ करना होगा। तभी गांव के छोर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। 4 सवार और उनके पीछे रतन सिंह। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वो रात जब रतन सिंह ने गौरी को मारा था, रवि समझ गया, यही वो दिन है। रतन सिंह उतरकर गौरी की ओर बढ़ा। गांव सूना था। रवि एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा, रतन सिंह ने गौरी का रास्ता रोका और कहा, सुना है तू रात में अकेली रहती है, चल आज तेरे घर चलें। गौरी ने गुस्से में कहा, हट जा रतन सिंह, वरना सबको बुला लूंगी। पर गांव सुनसान था, कोई नहीं आया। रवि अब और सह नहीं पाया। वो दौड़कर बाहर आया और रतन सिंह को धक्का दे दिया। दूर रहो इससे। रतन सिंह पीछे गिरा, फिर उठा और तलवार खींच ली। कौन है तू? रवि ने एक पत्थर उठाया और उसके सामने आ गया। लड़ाई छिड़ गई। रतन सिंह ने वार किया, लेकिन रवि ने झुककर बचा लिया। गौरी डर के मारे कांप रही थी। अचानक रतन सिंह ने गौरी को पकड़ा और कुएं की ओर घसीटने लगा। अगर मेरी नहीं बनी तो किसी की नहीं बनेगी। रवि ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा। दोनों लड़ते लड़ते कुएं के किनारे पहुंच गए। रतन सिंह का पैर फिसला और वो खुद कुएं में गिर गया। गौरी चीख उठी। रवि ने उसका हाथ पकड़ा। अब तुम सुरक्षित हो। गौरी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद अजनबी, शायद अब मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान लाल हो गया और रवि की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो फिर से उसी पुराने कुएं के पास था। गीली मिट्टी, अंधेरा और टूटे पत्थर। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी जेब में कुछ था, एक पुराना लाल धागा, वही जो गौरी के हाथ में बंधा था। रवि कांपते हुए बोला, तो क्या ये सच में हुआ था? उसी वक्त हवा चली और उसके कानों में बहुत हल्की आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। रवि के होश उड़ चुके थे। उसके चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन यह वही अंधेरा नहीं था जो किसी कुएं के अंदर होता है। यह कुछ अलग था। हवा भारी थी, जैसे किसी पुराने समय की सांसें इस जगह में कैद हों। उसे अब भी याद था कि वो घोरी को बचाने के लिए कुएं में कूदा था, लेकिन अब यहां सब कुछ बदल चुका था। वो चारों तरफ देखने लगा। मिट्टी की दीवारें नहीं थीं, बल्कि चारों ओर पुराने जमाने के घर, लाल मिट्टी के रास्ते और दीपक जलते हुए दिख रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन दूर से ढोल की धीमी आवाज आ रही थी, जैसे किसी गांव में कोई अनुष्ठान चल रहा हो। रवि बुदबुदाया, ये क्या जगह है? मैं तो कुएं में कूदा था, तो अब यहां कैसे आ गया? उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी कि यह कोई सपना नहीं है। उसके कपड़े गीले थे, शरीर ठंडा हो रहा था और वो उस रास्ते की ओर बढ़ने लगा जहां से ढोल की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा में अजीब गंध भरती गई, घी, धूप और कुछ सड़ने जैसी बदबू। वो एक मंदिर के पास पहुंचा, लेकिन वो मंदिर खंडहर नहीं था। वो पूरा सजाया गया था। दिए जल रहे थे और चारों तरफ लोग सफेद कपड़े पहने खड़े थे। उनके बीच में एक औरत थी, वही गौरी। रवि की आंखें फैल गईं। ये तो वही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? गौरी को रस्सियों से बांधा गया था और उसके सामने एक बूढ़ा पंडित मंत्र पढ़ रहा था।
देवी को शांत करो, शाप को रोको। गांव वाले शाप हटाओ का नारा लगाने लगे। रवि समझ नहीं पा रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है या भ्रम। लेकिन तभी एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, आज ही के दिन उसका शाप लौटेगा अगर ये कर्म नहीं किया गया। पंडित ने आग जलाई और गोरी चिल्लाने लगी, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाया और आगे बढ़ गया। रुको, यह गलत है। लोगों ने उसकी ओर देखा। तू कौन है, कहां से आया? रवि बोला, तुम लोग एक मासूम औरत को जला रहे हो, यह पाप है। भीड़ में हलचल मच गई। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये वही है, वही अजनबी जिसने उस दिन भी हस्तक्षेप किया था। रवि का चेहरा सूख गया। क्या मतलब? कौन अजनबी? वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। मंदिर की आग तेज हो गई और गोरी की चीखों के बीच सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक एक आवाज आई, रवि, तू लौट नहीं पाएगा। वो आवाज खुद गोरी की थी, लेकिन उसमें अब दया नहीं बल्कि क्रोध था। धुएं और राख के बीच रवि ने देखा, गोरी की आंखें अब जल रही थीं और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं है, मैं वापस जाना चाहता हूं। उसके चारों ओर आग का घेरा बन गया और धीरे धीरे वो वापस उसी कुएं की गहराई में खींचने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो फिर से वर्तमान में था, उसी कुएं के अंदर। लेकिन अब पानी की जगह लहू था और उस लहू में गोरी की लाश नहीं, गोरी खुद थी, मुस्कुराती हुई। वो बोली, अब तू जान गया ना कि ये कुआं समय नहीं शाप में खोला जाता है। रवि की चीख जंगल में गूंज गई। रवि उस कुएं के किनारे बैठा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बार बार अपने हाथों को देख रहा था। अब भी उन पर लाल लहू लगा था और उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। आसमान में बादल छाए थे और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने जख्म की बदबू। उसने नीचे कुएं की ओर देखा। वहां अब कुछ नहीं था, न पानी न गोरी, लेकिन उसके अंदर से आती हुई आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, रवि, अब तू भी इस शाप का हिस्सा बन चुका है। वो पीछे हट गया और घबराकर जमीन पर बैठ गया। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या सच में वो अतीत में गया था या फिर यह कुआं किसी और ही दुनिया का दरवाजा था? धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जो पेड़ उसने पहले देखे थे, अब वही पेड़ मुरझाए हुए दिख रहे थे। पत्ते सड़े हुए, तने काले पड़े। ऐसा लग रहा था मानो ये पूरा इलाका किसी शाप के प्रभाव में हो। गांव पहुंचकर उसने देखा कि लोग उससे बच रहे थे। औरतें अपने बच्चों को घरों में खींच रही थीं, बूढ़े दरवाजे बंद कर रहे थे। रवि बोला, क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और आवाज में थरथराहट थी। तू उस कुएं तक गया था ना बेटा? रवि ने सिर हिलाया। हाँ, मैं गया था। वहां एक लड़की थी, गोरी। मैं उसे बचाने। औरत ने बीच में टोका, बस उसका नाम मत लेना, वो नाम ही इस गांव के विनाश की जड़ है। रवि हैरान रह गया। विनाश की जड़? बूढ़ी औरत ने पास आकर फुसफुसाया। आज से 100 साल पहले इस गांव में गोरी देवी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, पर लोग कहते थे कि उसके भीतर कुछ अलौकिक है। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती थीं और वो भविष्य देख सकती थी। रवि चुपचाप सुनता रहा। एक रात बूढ़ी औरत बोली, गांव के ठाकुर के बेटे ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो उस पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया गया। पूरे गांव ने मिलकर उसे उस कुएं में जिंदा दफना दिया। रवि के होंठ सूख गए। मतलब वो सच में मर गई थी? मर गई? औरत की आंखों में डर झलक गया। नहीं बेटा, वो मरी नहीं थी, वो जाग गई थी। उस दिन से हर उस इंसान पर शाप है जो उसे बचाने की कोशिश करता है। हर बार कोई उसे छुड़ाने जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। रवि की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मैं तो लौट आया हूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। नहीं बेटा, तू लौटा नहीं, तू अब उसका अगला हिस्सा बन गया है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। गांव के बच्चे उसके पीछे इशारा कर रहे थे। दीवार पर उसकी परछाई किसी और रूप में बदल चुकी थी, लंबी, विकृत
और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो घबरा कर बोला, ये क्या है? बूढ़ी औरत पीछे हट गई। गोरी अब तेरे अंदर है रवि, अब तू ही उसका दूत है। वो तुझसे किसी काम को पूरा करवाना चाहती है। रवि चीखा, नहीं, मैं किसी का कठपुतली नहीं बनूंगा। लेकिन तभी उसके कानों में वो जानी पहचानी आवाज गूंजी, रवि, अगर मुझे सच में बचाना चाहता है तो आधी रात को फिर उस कुएं पर आना, अकेला। रवि के पैर कांप गए। उसने ऊपर देखा। आसमान में बिजली कौंधी और हवा में गोरी की हंसी गूंज उठी। वो समझ गया था, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। रात गहरी थी, पूरा गांव नींद में था, लेकिन रवि की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बूढ़ी औरत की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। गोरी अब तेरे अंदर है। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही आवाज सुनाई देती, रवि, आधी रात को कुएं पर आना। घड़ी की सुइयां जैसे तैसे आधी रात की तरफ रेंगती रहीं। बाहर हवाएं चल रही थीं, पेड़ों की डालियां खिड़की से टकरा रही थीं और पूरे घर में अजीब सन्नाटा था। रवि ने धीरे से टॉर्च उठाई और बाहर निकल पड़ा। उसके कदम मिट्टी के रास्ते पर पड़ते ही एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हर दिशा में अंधेरा फैला हुआ था। रास्ते में उसे वो पुराना मंदिर दिखा जो अब खंडहर बन चुका था। वहीं से वो कुआं ज्यादा दूर नहीं था। कुएं के पास पहुंचकर उसने टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी। कुछ नहीं था, सिर्फ काला पानी। वो बुदबुदाया, गोरी, मैं आ गया हूं। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर अचानक पानी की सतह में लहरें उठी, जैसे किसी ने नीचे से कुछ फेंका हो। फिर वही आवाज आई, रवि। वो कांप गया। तू चाहती क्या है मुझसे? कुएं से जवाब आया, सिर्फ इंसाफ। अचानक कुएं से ठंडी हवा का झोंका निकला और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, गाढ़ा, सांस रोक देने वाला अंधेरा। रवि ने डरते हुए कुएं की दीवार पकड़ी और नीचे झांका। तभी उसने कुछ देखा। काले पानी के बीच गोरी खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, वही चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो बोली, देख रवि, जो उन्होंने मेरे साथ किया था उसका अंत अब तू करेगा। रवि घबराकर पीछे हटा। नहीं, मैं किसी को नहीं मार सकता। गोरी ने एक ठंडी हंसी हंसी। मारना नहीं, सच्चाई उजागर करनी है। रवि के दिमाग में पुरानी यादें चमकने लगी। वो मंदिर, वो पंडित और वो भीड़ जो गोरी को जिंदा जला रही थी। लेकिन वो तो 100 साल पहले हुआ था। उसने कहा, वक्त रुकता नहीं रवि। गोरी बोली, हर पीढ़ी में वो पाप दोहराया गया है। उसी ठाकुर की औलादें आज भी इस गांव में जिंदा हैं और जब तक उनका अंत नहीं होगा मेरा शाप नहीं टूटेगा। रवि चौंक गया। मतलब वो लोग आज भी? हाँ, गोरी बोली, और अब तू ही है जो मुझे मुक्त कर सकता है। रवि के चारों तरफ अचानक धुंध छा गई। उसके सामने किसी पुराने हवेली जैसी आकृति बनी, टूटी दीवारें, लोहे का गेट और भीतर से आती हुई अजीब फुसफुसाहटें। गोरी की आवाज आई, वो हवेली ठाकुर बृजमोहन की, वहीं सब शुरू हुआ था, आज वहीं सब खत्म होगा। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया। अगर इससे तेरा शाप खत्म हो जाएगा तो मैं जाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, कुएं से एक ठंडी हवा उठी और उसके माथे पर जा लगी। गोरी की आवाज फिर गूंजी, याद रखना रवि, अगर तू डर गया तो मैं हमेशा तेरे अंदर रहूंगी। रवि की आंखें अचानक लाल चमक उठी और उसके कानों में सिर्फ वही आवाज गूंजने लगी, आधी रात का बुलावा, अब तू मेरा है। वो झटके से पीछे मुड़ा। गांव की हर दिशा से उसे वही चेहरे दिखने लगे। गोरी जैसी सफेद साड़ियों में औरतें, जिनकी आंखों में सिर्फ काला खालीपन था। रवि चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। उसके कदम खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ने लगे। रात का समय था। आसमान में बादल घने हो चुके थे और हर कुछ मिनट में बिजली चमक उठती थी। रवि हवेली के सामने खड़ा था, वही हवेली जिसका जिक्र गोरी ने किया था। वो जगह बिल्कुल वीरान थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। हवेली के लोहे के गेट पर पुराने जमाने की जंजीरें जंग खा चुकी थीं। रवि ने धीरे धीरे गेट को धक्का दिया। कच कच की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। हवा में सीलन थी, पर साथ ही किसी और चीज की गंध भी, घी, कपूर और खून। अंदर जाते ही उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई।
अब बस बिजली की चमक ही रास्ता दिखा रही थी। दीवारों पर पुराने ठाकुरों की तस्वीरें टंगी थीं, बड़ी मूंछों वाले, हाथ में तलवारें लिए हुए, लेकिन उनकी आंखें जैसे जिंदा हों। रवि धीरे धीरे चलता गया। हर कदम पर जमीन चरमराती थी। अचानक एक तस्वीर के नीचे उसे कुछ लिखा दिखा। बृजमोहन सिंह ठाकुर, जिसने गौरी का शुद्धिकरण किया। रवि ठिठक गया। शुद्धिकरण? उन्होंने तो उसे जिंदा जला दिया था। पीछे से अचानक एक दरवाजा ठाक की आवाज से खुला। उसने पीछे देखा, एक पुराना गलियारा जहां से धीमी धीमी मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। वो आगे बढ़ा। आवाज अब साफ सुनाई देने लगी। जो अधूरा रहा आज पूरा होगा, जो अपवित्र था आज शुद्ध होगा। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे से झांका। अंदर 5 लोग बैठे थे। सफेद कपड़े, माथे पर तिलक और बीच में जलता हुआ हवन कुंड। उनके सामने एक नकाबपोश बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ रहा था। रवि फुसफुसाया, ये ठाकुरों की औलादें हैं क्या? अचानक बूढ़े ने बोलना बंद किया और सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे रवि पर पड़ी, लाल और चमकदार। आ गया तू? बूढ़ा बोला। गौरी का दूत। रवि का गला सूख गया। तुम जानते हो मैं कौन हूं? बूढ़ा मुस्कुराया। तेरा आना लिखा था। हर 100 साल में वो किसी को भेजती है और तू वही है। रवि ने कहा, मैं किसी का दूत नहीं हूं, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूं। बूढ़ा धीरे धीरे उठा और बोला, सच्चाई? तू सच्चाई नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वो तेरे अंदर ही है। इतना कहते ही हवन कुंड की आग अचानक तेज हो गई। उस लपट में गौरी का चेहरा दिखा। वही सफेद साड़ी, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आंखें खून से भरी थीं। वो बोली, रवि, ये वही हैं जिन्होंने मुझे जलाया था। अब समय है इन्हें उसी आग में झोंकने का। रवि के सिर में दर्द उठने लगा। उसके कानों में चीखें गूंजने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसमें एक अजीब ताकत दौड़ने लगी थी। बूढ़ा चिल्लाया, उसे रोक दो, ये वही आत्मा है, फिर लौट आई है। बाकी 4 आदमी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन हवन कुंड की लपटें खुद उन पर टूट पड़ी। कमरे में धुआं भर गया। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोली तो चारों आदमी जमीन पर पड़े थे और बूढ़ा गायब। केवल गौरी की आवाज बची, तूने पहला बदला पूरा किया रवि, अब असली शत्रु हवेली के तहखाने में है। रवि कांपते हुए बोला, वो बूढ़ा कहां गया? वो ही बृजमोहन की आत्मा है। गौरी की आवाज गूंजी, जो आज भी इस हवेली की नींव में कैद है। उसे मुक्त करना ही मेरा मोक्ष है। रवि ने गहरी सांस ली और तहखाने की ओर बढ़ गया। हर सीढ़ी पर अंधेरा गहराता जा रहा था और हवा भारी होती जा रही थी। अंत में वो नीचे पहुंचा। एक बड़ा कमरा था, बीच में लोहे का ताबूत रखा हुआ। उस पर लिखा था, जो मुझे छुएगा वो शाप का हिस्सा बन जाएगा। रवि के कानों में गौरी की धीमी फुसफुसाहट आई, डर मत, खोल दे इसे। उसका हाथ कांपा। उसने धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन उठाया और अंदर से निकली बृजमोहन ठाकुर की ममीकृत लाश, जिसकी आंखें अचानक खुल गईं। वो चिल्लाई, अब तू नहीं बचेगा। कमरा हिल गया और रवि पीछे गिर पड़ा। गौरी की चीख और ठाकुर की हंसी एक साथ गूंजी। रवि को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो और वो फिर गिर रहा है, सीधा उसी कुएं में जहां से ये सब शुरू हुआ था। रवि को ऐसा लगा जैसे वो फिर से उसी अंधेरे कुएं में गिर गया है जहां से सब शुरू हुआ था। उसके चारों तरफ पानी नहीं बल्कि धुंध थी, भारी, काली और सड़ांध भरी। वो गिरते गिरते नीचे जाकर जमीन पर धम से टकराया। चारों तरफ सन्नाटा था। धीरे धीरे उसके सामने आकृतियां बनने लगी। एक तरफ गौरी सफेद साड़ी में, शांत चेहरा लेकिन आंखों में तूफान। दूसरी तरफ बृजमोहन ठाकुर की आत्मा, वही लाल आंखें, वही भयावह चेहरा, और उसके चारों ओर धुएं की काली लपटें घूम रही थीं। गौरी की आवाज गूंजी, अब फैसला होगा रवि, 100 सालों का हिसाब आज पूरा होगा। ठाकुर हंसा। उसकी हंसी कुएं की दीवारों से टकराकर लौटती रही। फैसला? तू सोचती है मैं तुझे जीतने दूंगा? तेरा शाप इस कुएं में ही खत्म होगा। रवि ने दोनों की ओर देखा, हैरानी और डर के बीच झूलते हुए। बस करो, तुम दोनों मर चुके हो, अब इस सब का कोई मतलब नहीं है। गौरी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू चमक रहे थे। मर चुकी हूं, पर शांति नहीं मिली।
जब तक इसने अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। ठाकुर दहाड़ा। झूठ, तू पवित्र नहीं थी। तूने मुझे ठुकराया था और मेरे वंश को अभिशप्त किया। रवि ने चिल्लाकर कहा, बस, तुम दोनों एक दूसरे को दोष देते रहे और इस गांव की हर पीढ़ी ने इसकी सजा भुगती। वो आगे बढ़ा और बोला, अगर सच में इंसाफ चाहिए तो अब खून नहीं, सच्चाई चाहिए। अचानक कुएं की दीवारों पर नुकीले चिन्ह चमकने लगे। गोरी बोली, रवि, ये वही निशान हैं जो मुझे जिंदा जलाते वक्त बने थे। हर बार कोई मेरी मदद करता है, ये निशान फिर उभरते हैं। ठाकुर गुर्राया, क्योंकि तेरे पाप अधूरे हैं। रवि ने देखा कि कुएं का पानी लाल पड़ने लगा था। दोनों आत्माएं एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगीं। गोरी की सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी और ठाकुर की आत्मा धुएं के तूफान में बदल रही थी। रवि ने हाथ उठाकर चिल्लाया, रुको! और तभी कुछ हुआ। उसके हाथों से एक नीली रोशनी निकली और कुएं के बीच फैल गई। गोरी और ठाकुर दोनों उस रोशनी के घेरे में फंस गए। रवि की आवाज गूंजी, तुम दोनों इस शाप के बंधन में हो, लेकिन अब यह खत्म होगा। न कोई दोषी, न कोई निर्दोष, बस सत्य रहेगा। गोरी दर्द से चिल्लाई, नहीं रवि, अगर तू ये करेगा तो मैं पूरी तरह मिट जाऊंगी। रवि की आंखों में आंसू थे। शांति इसी में है गोरी, तू अब दर्द से आजाद हो जाएगी। ठाकुर हंसा, लेकिन उसकी हंसी टूटने लगी। नहीं, तू नहीं समझता, ये कुआं ही मेरी आत्मा है। अगर ये खत्म हुआ तो तू भी मिट जाएगा। रवि ने आंखें बंद की। उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। गोरी और ठाकुर की चीखें एक साथ गूंजी और हवा में राख उड़ने लगी। फिर सन्नाटा। जब रवि ने आंखें खोली तो वो कुएं के किनारे लेटा था। सुबह हो चुकी थी। हवा में अब वो गंध नहीं थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। कुआं अब सूखा था। न पानी, न खून, न धुंध, बस एक हल्की सी आवाज हवा में तैर रही थी। धन्यवाद रवि, वो गोरी की आवाज थी, शांत, संतुष्ट। रवि ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, तेरा शाप अब खत्म हो गया। वो धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर से कोई बोझ उतर रहा है। लेकिन तभी गांव के दरवाजे पर खड़ी एक छोटी बच्ची ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी गोरी की थीं। रवि रुक गया। उस बच्ची ने धीमे से कहा, तुमने मुझे आजाद किया, पर मैं यहीं रहूंगी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। हवा एक पल को थम गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुएं के ऊपर सफेद धुंध का एक गोला बन रहा था, जो धीरे धीरे उसी बच्ची के सिर के ऊपर जाकर गायब हो गया। रवि समझ गया, शाप खत्म नहीं हुआ था, बस एक नए रूप में शुरू हुआ था। गांव की हवा में अजीब सन्नाटा था। सूरज पूरी तरह निकल आया था, पर रवि के भीतर अंधेरा बना हुआ था। वो बार बार पीछे मुड़कर उस कुएं की ओर देख रहा था, जो अब सूखा और शांत था। लेकिन उसके मन में वो बच्ची का चेहरा बार बार उभर रहा था, वो मासूम मुस्कान और वो आंखें जो बिल्कुल गोरी जैसी थीं। रवि ने खुद को समझाया, नहीं, ये मेरा भ्रम है, सब खत्म हो चुका है। वो गांव की पगडंडी से होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब लगा। पेड़ों की छाल पर जो निशान पहले फीके थे, वो अब फिर से चमकने लगे थे। वो वही चिन्ह थे जो उसने कुएं में देखे थे, शाप के चिन्ह। उसने सिर झटका और तेज कदम बढ़ा दिए। गांव में पहुंचकर उसने देखा, लोग अब पहले जैसे डर से भाग नहीं रहे थे। सब सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे और औरतें पानी भर रही थीं। वो राहत की सांस लेकर एक चाय की दुकान के पास बैठ गया। चाय वाले ने उसे पहचान लिया। अरे, आप वो शहर वाले हैं ना, जो उस पुराने कुएं तक गए थे? रवि हल्का मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब सब ठीक है, वो कुआं अब शांत है। चाय वाले ने गहरी सांस ली। अच्छा है, वरना पिछले कुछ दिनों से वहां से अजीब आवाजें आती थीं। इतने में वही बच्ची वहां से गुजरी। वो मुस्कुराई और बोली, नमस्ते अंकल। रवि मुस्कुराया, नमस्ते बेटा। पर जैसे ही बच्ची ने दुकान के टेबल को छुआ, चाय के गिलास में रखा पानी लाल हो गया। चाय वाले ने घबराकर गिलास फेंक दिया। हे भगवान, ये क्या है? रवि के रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची हंसकर बोली, पानी अब साफ नहीं रहता अंकल। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था। वो आगे बढ़ गई। रवि उसे देखता रह गया। हर कदम पर जहां उसके पांव पड़ते,
जमीन पर हल्का लाल निशान रह जाता था। रवि दौड़कर उसके पास पहुंचा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वो रुकी, उसकी तरफ मुड़ी और बोली, गौरी। रवि का दिल एक पल को थम गया। क्या कहा तुमने? गौरी, बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। मां ने यही नाम रखा है, कहती हैं बहुत पुराना नाम है। रवि कुछ बोल नहीं पाया, वो बस खड़ा रहा जबकि बच्ची आगे बढ़ गई। हवा में फिर वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। मैं यहीं रहूंगी। रात हुई। रवि अपने कमरे में बेचैन होकर लेटा था। खिड़की से बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और हर बूंद की आवाज किसी कदम की तरह लग रही थी। वो उठकर बाहर देखने लगा। सामने वही बच्ची खड़ी थी, भीगती हुई, सफेद फ्रॉक में, मुस्कुराती हुई। रवि ने दरवाजा खोला। तू यहां क्या कर रही है इतनी रात को? बच्ची ने कहा। मुझे डर लगता है, कुएं से फिर आवाज आ रही है। रवि चौंका। क्या? हाँ, उसने कहा, कोई नीचे से मेरा नाम पुकार रहा है। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। वो बिना कुछ बोले बच्ची के साथ कुएं की तरफ भागा। वहां पहुंचकर देखा, सूखा कुआं अब फिर से गीला हो चुका था। पानी नहीं, पर कीचड़ में जैसे कुछ हिल रहा था। अचानक कुएं के अंदर से एक औरत की आवाज आई, गोरी, नीचे आ जा। बच्ची ने डरते हुए रवि का हाथ छोड़ा और बोली, वो मेरी मां है। रवि ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, वो तेरी मां नहीं है, वो वही आत्मा है, मत जा। लेकिन बच्ची की आंखें अब काली हो चुकी थीं। वो बोली, मुझे जाना होगा क्योंकि मैं वही हूं। और इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, वो बच्ची खुद कुएं में कूद गई। नहीं! रवि चीखा और झुककर नीचे देखा। कुएं का पानी उबलने लगा और उसमें से गोरी की परछाई ऊपर उठी। अब वो और बच्ची एक ही चेहरा बन चुके थे। वो मुस्कुराकर बोली, तूने सोचा था शाप खत्म हो गया? शाप कभी खत्म नहीं होता रवि, वो बस नया जन्म लेता है। रवि के पीछे तेज हवा चली और किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस कुएं के पानी में उसका अपना चेहरा दिखा और उसकी आंखें अब लाल थीं। रात का सन्नाटा गांव को जकड़े हुए था। बारिश थम चुकी थी, मगर जमीन से धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने नीचे आग जलाई हो। रवि उस कुएं के पास बैठा था, ठंडी मिट्टी पर, आंखें लाल और चेहरे पर अजीब थकान। वो नीचे देखता रहा। कुएं के भीतर अब सिर्फ काला अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कहीं ना कहीं गोरी की आवाज बार बार गूंज रही थी, रवि, तूने मुझे क्यों जगाया? रवि ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो तुझे बचाया था। लेकिन वो आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वो अब उसके सिर के अंदर सुनाई देने लगी। अब वो बाहर से नहीं, उसके भीतर से बोल रही थी, तू सोचता है तू मुझे हरा सकता है? तूने समय से खेला है, अब समय तुझसे खेलेगा। रवि ने चिल्लाकर कहा, बंद हो जा, तू असली नहीं है। अचानक उसके सामने मिट्टी फटी और उसमें से वही पुरानी मरी हुई गोरी की लाश आधी बाहर निकली। चेहरा सड़ा हुआ, मगर आंखें वही बच्ची जैसी मासूम। वो मुस्कुराई, कहां जाएगी तेरी सच्चाई, अब तो मैं तेरे अंदर हूं। रवि ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर उसकी टांगें जमीन में धंसने लगीं, जैसे मिट्टी उसे पकड़ रही हो। वो गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। सुबह हुई। गांव के लोग कुएं के पास जमा थे। किसी ने रवि को वहीं पड़ा देखा था, कीचड़ से लथपथ, होश में नहीं। उसे घर लाकर खाट पर लिटाया गया। थोड़ी देर बाद रवि की आंखें खुली। उसने देखा चारों तरफ गांव वाले थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तू ठीक तो है? तूने रात वहां क्या देखा? रवि ने धीरे से उठते हुए कहा, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन उसकी आवाज में कुछ था, ठंडापन। उसकी नजर खाली थी, जैसे वो वहां था ही नहीं। लोगों ने सोचा शायद सदमे में है। वो चले गए। कमरे में अब सिर्फ रवि और दीवार पर लटका आईना था। वो धीरे धीरे आईने के पास गया और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसका दिल रुक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, वहां गोरी थी, सफेद कपड़ों में, वही ठंडी मुस्कान। मैंने कहा था ना, उसने फुसफुसाया, अब मैं तेरे अंदर हूं। रवि ने डर कर पीछे हटना चाहा, पर उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। उसकी परछाई हंसने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें काली पड़ने लगी और होंठों से खून टपकने लगा।
अब तू वही देखेगा जो मैं चाहूंगी। अब तेरी आंखों से मैं देखूंगी। वो बोलते बोलते कमरे की दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए, लाल ताजे, जैसे किसी ने अभी अभी लगाए हों। कमरा ठंडा हो गया, खिड़की अपने आप खुली और हवा में वही फुसफुसाहट। शाप कभी खत्म नहीं होता। रात होते होते रवि गांव में घूमने लगा। लोगों ने उसे देखा, पर वो अलग था। आंखें काली, चेहरा फीका, और वो बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था। गोरी अब चैन में है, गोरी अब यहां है। गांव वाले डर गए। किसी ने कहा, यह अब इंसान नहीं रहा, इस पर वही आत्मा सवार है। वो सब उसे बांधने की कोशिश करने लगे, पर रवि की ताकत मानो 10 लोगों के बराबर थी। वो सबको धकेलता हुआ भागा और फिर सीधा उसी कुएं की तरफ। कुएं के पास पहुंचकर उसने जोर से चिल्लाया, मैं आ गया हूं, अब तू मुझसे अलग नहीं हो सकती। और बिना झिझक कुएं में छलांग लगा दी। लोगों ने नीचे झांका। पानी शांत था, पर कुछ ही पल बाद कुएं से 2 आवाजें गूंजी, एक पुरुष की, एक स्त्री की, और फिर सब शांत। अगली सुबह कुएं के पास बस एक ही निशान था, 2 गीले पैरों के निशान जो कुएं से बाहर आते दिख रहे थे। और उसी के पास एक बच्ची का हंसता हुआ खिलौना पड़ा था, पीला, मिट्टी से सना हुआ। नीचे लिखा था, गोरी। गांव में 3 दिन से लगातार बादल छाए हुए थे। कभी कभी हल्की बारिश होती और साथ में हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती, ऐसी ठंडक जो शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में उतरती थी। कुएं के पास अब कोई नहीं जाता था। गांव के लोग मान चुके थे कि वो कुआं अब सिर्फ एक गड्ढा नहीं बल्कि एक जीवित शाप है। हर रात वहां से किसी के हंसने और किसी के रोने की आवाजें आती थीं। तीसरी रात को गांव की पगडंडी पर चलती एक छोटी बच्ची मनीषा घर नहीं पहुंची। उसकी मां ने सोचा शायद पड़ोसी के यहां खेल रही होगी, पर जब सुबह तक वो नहीं लौटी तो पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। कुएं के पास मिट्टी गीली थी, उसी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे उस दिन मिले थे जब रवि गायब हुआ था। और कुएं के किनारे एक खिलौना पड़ा था, वही पीला, कीचड़ से सना, जिसके नीचे नाम खुदा था, गोरी। गांव के बुजुर्ग चिल्ला उठे, वो लौट आई है, वो गौरी फिर जाग गई है। उसी शाम एक औरत गांव के मंदिर के पुजारी के पास पहुंची। पंडित जी, कुछ कीजिए, मेरी बच्ची भी अब हंसती रहती है, रात में उठकर कुएं की तरफ देखती है। पंडित जी ने माथे पर पसीना पोंछा। ये जो रवि था, उसने शाप तोड़ा नहीं, उसे जगा दिया। अब वो आत्मा रवि के साथ मिलकर बच्चों के रूप में जी रही है। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, वो यहां है। उस रात गांव के बीच बने पुराने स्कूल में चौकीदार ने देखा कि क्लासरूम की खिड़की अपने आप खुल गई। अंदर से हल्की हंसी की आवाज आई, एक बच्ची की हंसी। चौकीदार डरते डरते अंदर गया। कमरा खाली था, लेकिन बोर्ड पर कोयले से किसी ने लिखा था, रवि और गौरी। नीचे लिखा था, हम लौट आए हैं। वो डर के मारे भागा, पर बाहर आकर देखा दरवाजे के पास एक बच्ची खड़ी थी, सफेद फ्रॉक, नंगे पैर, गीले बाल और हाथ में वही खिलौना। वो मुस्कुराई, अंकल, क्या आप भी गौरी के दोस्त बनेंगे? चौकीदार कुछ बोल पाता, उससे पहले वो खिलौना उसके पैरों के पास गिरा। खिलौना अपने आप हिलने लगा और अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाई। उसके बाद बस एक चीख सुनाई दी। सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। कुंडी तोड़ी गई। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। और फर्श पर जो लकीरें बनी थीं, वो किसी इंसान की नहीं, किसी बच्चे की उंगलियों से बनी थीं। गांव के सरपंच ने आदेश दिया, आज रात सब लोग अपने घरों में रहें, कोई बाहर ना निकले। लेकिन आधी रात होते होते हर घर के बाहर वही आवाज गूंजने लगी, गोरी, गोरी, गोरी। और खिड़कियों के बाहर सफेद साया मंडराने लगा। कभी बच्ची का चेहरा दिखता, कभी रवि का, कभी दोनों का मिला जुला, जैसे कोई एक ही आत्मा 2 रूपों में घूम रही हो। लोगों ने पूजा पाठ शुरू किया, पर कुछ देर बाद ही एक औरत पागल होकर बाहर भागी। मेरी बेटी, वो हवा में उड़ गई। सब भागे देखने, और वहां कुएं के ऊपर हवा में गोरी की वही बच्ची घूम रही थी। बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें जल रही थीं, और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। तुमने हमें भुलाया क्यों?
हम तो बस खेलना चाहते हैं। उसके पीछे रवि की परछाई उभरी, अब पूरी तरह गोरी की आत्मा में डूबी हुई। उसने नीचे देखा और बोला, शाप अब खत्म नहीं होगा, अब ये पीढ़ियों तक चलेगा। उस पल कुएं से पानी नहीं बल्कि लाल धुआं निकलने लगा। लोग भागे, पर गांव की हर दिशा बंद थी। हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रवि और गोरी अब एक हैं। और अगले दिन पूरा गांव वीरान था। सिर्फ कुएं के पास एक नया नाम खुदा हुआ था, रवि गोरीपुर, और उसके नीचे लिखा था, जहां बच्चों की हंसी मौत की आहट है। सालों बीत गए, वो पुराना गांव अब नक्शे पर भी नहीं था। लोग उसे गोरीपुर कहने लगे, वो जगह जहां कोई जिंदा लौट कर नहीं आता। कहा जाता था, वहां की मिट्टी खून सोख लेती है और पेड़ हवा नहीं आवाजें फेंकते हैं। लेकिन हर रहस्य की तरह यह कहानी भी कुछ लोगों को खींच लाई। 3 दोस्तों की टोली, अजय, सिमी और करण, जो YouTube पर डरावनी जगहों की सच्ची कहानियां फिल्माते थे। उनका चैनल था रियल फियर इंडिया। अजय सबसे हिम्मती था, सिमी डॉक्यूमेंटेशन संभालती थी और करण कैमरा। तीनों ने तय किया, इस बार शूट करेंगे गोरीपुर में, जहां पूरा गांव एक रात में गायब हो गया। रात 9 बजे गोरीपुर के रास्ते पर सड़क पर सिर्फ धुंध थी और टूटे हुए बिजली के खंभे। दूर से एक पुराना बोर्ड दिखा, जिस पर नाम मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। मिट्टी में जंग लगी तख्ती पर लिखा था, रवि गोरीपुर प्रवेश निषेध। सिमी ने कैमरे में झूम करते हुए कहा, ये देखो दोस्तों, सरकार ने इसे ऑफ लिमिट घोषित किया है, लेकिन हम यहां सच देखने आए हैं। अजय हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोक कथाएं हैं। करण बोला, भाई पर रात में ही क्यों जा रहे हैं? अजय बोला, डर इसी वक्त का नाम है। तीनों गांव में घुसे। घर टूटे हुए थे, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे थे जो अपने आप हिल रहे थे, जैसे अंदर कोई अब भी रह रहा हो। सिमी ने पूछा, ये आवाजें आ रही हैं ना, जैसे कोई हंस रहा हो? करण ने कैमरे का माइक लगाया और सचमुच रिकॉर्डिंग में एक बच्ची की हंसी साफ सुनाई दी। अजय ने जोर से कहा, कौन है वहां? सन्नाटा, बस हवा चली और एक खिलौना लुढ़कता हुआ उनके पैरों के पास आकर रुका। वही पीला गीला खिलौना जिस पर खुदा था। गोरी सिमी का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो वही नाम है जिसके बारे में नेट पर लिखा था। अजय ने खिलौना उठाया। जैसे ही उसने हाथ लगाया, खिलौना हिलने लगा। उसके मुंह से हल्की हंसी की आवाज निकली, तुम खेलने आए हो? अजय ने खिलौना फेंक दिया। किसी ने यह सब ट्रिक लगाई होगी। लेकिन उसी वक्त उनके पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। धीरे धीरे सिमी ने कैमरा घुमाया। एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, भीगे बाल और फटे होंठ। वो मुस्कुराई। गोरी, करण ने घबराकर कहा, यह मजाक नहीं है। अजय ने चिल्लाकर कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। पर रास्ता बंद था। जहां से वो आए थे वहां अब काले धुएं की दीवार थी। बच्ची ने खिलौना उठाया और बोली, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक पीछे से किसी मर्द की भारी आवाज आई, गोरी, उन्हें अंदर ले आओ। तीनों ने मुड़कर देखा। वो रवि था, पर अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आधी आंखें जली हुई, आधा चेहरा गोरी जैसा। वो हंस रहा था। इतने सालों से कोई नहीं आया था, अब तुम आए हो? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। तुम कौन हो? रवि आगे बढ़ा। हम दोनों, रवि और गौरी, अब कोई फर्क नहीं है। उसने हाथ उठाया। तीनों हवा में उठ गए। उनकी चीखें पेड़ों के बीच गूंजने लगीं। सिमी की आंखों से खून बहने लगा। करण का कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग करने लगा और अजय के मुंह से वही शब्द निकले, गोरी। अगली सुबह गांव के बाहर सड़क पर एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी फुटेज थी। कैमरा जमीन पर पड़ा है और फ्रेम में बस एक बच्ची के पैर दिख रहे हैं। उसके पीछे आवाज आती है, एक और रात, एक और खेल। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लर होती है और आखिरी फ्रेम में एक नाम उभरता है, रियल फियर लास्ट एपिसोड। लोगों ने बाद में वो फुटेज ऑनलाइन देखी। वीडियो के आखिरी सेकंड में स्क्रीन के पीछे एक चेहरा दिखा, रवि और गोरी का मिला जुला चेहरा, और उसके नीचे लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल को वो वीडियो फाइल एक वायरल लिंक के जरिए मिली थी। वीडियो का नाम था रियल फियर लास्ट एपिसोड एंड रिलीज्ड। पहले तो सबको लगा कि ये कोई फेक वीडियो है,
लेकिन जब उस वीडियो के नीचे लिखा देखा फुटेज मिली गौरीपुर उत्तर प्रदेश, तो केस सीधा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT को सौंप दिया गया। फॉरेंसिक लैब लखनऊ, रात 11:47। कमरा अंधेरा था, बस मॉनिटर की नीली रोशनी फैली हुई थी। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान और साउंड एनालिस्ट राघव मेहरा उस फुटेज का ऑडियो ट्रैक सुन रहे थे। राघव ने हेडफोन उतारकर कहा, सर, इस रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ है? विक्रम ने पूछा। क्या? राघव बोला, वीडियो में 3 लोग हैं, अजय, सिमी और करण, लेकिन ऑडियो ट्रैक में 4 आवाजें रिकॉर्ड हैं। विक्रम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शायद किसी का माइक ऑन रह गया हो। राघव ने सिर हिलाया, नहीं सर, चौथी आवाज इंसान की नहीं है, वो किसी बच्ची की है, और जब भी वो बोलती है बाकी तीनों की वेवफॉर्म डिस्टर्ब हो जाती है। विक्रम ने कहा, प्ले करो। रिकॉर्डिंग में आवाजें, अजय, कौन है वहां? धीरे धीरे हंसी की आवाज, सिमी, मुझे डर लग रहा है। फिर वही हंसी, इस बार साफ, एक बच्ची की। बच्ची, गोरी खेलना चाहती है। करण, भाई बंद करो कैमरा। पानी की बूंदें टपकने की आवाज, बच्ची, अब कैमरा नहीं रुकेगा। और फिर अचानक ऑडियो में रवि की भारी आवाज सुनाई दी, गोरी, उन्हें अंदर ले आओ। विक्रम ने ठंडी सांस ली, ये किसी डबिंग से नहीं लग रहा, आवाज रियल है। राघव ने रिकॉर्डिंग का वेव डेटा दिखाया। सर, ये देखिए, जब रवि की आवाज आती है तब तापमान सेंसर का डेटा -3 डिग्री दिखा रहा है। विक्रम ने हैरान होकर कहा, -3? गर्म कमरे में? राघव ने धीरे से कहा, सर, शायद वहां कोई और मौजूद था। अगले दिन टीम ने गौरीपुर गांव जाने का फैसला किया। सुबह का वक्त था, पर गांव में धुंध ऐसे फैली थी जैसे रात कभी गई ही नहीं। गांव के बीचों बीच वही कुआं था, अब सूखा, मगर उसके चारों ओर खून जैसे निशान थे। विक्रम ने नीचे झांका, इतनी गहराई में भी नीचे कुछ चमक रहा है। राघव बोला, मैं ड्रोन कैमरा नीचे भेजता हूं। ड्रोन नीचे उतरा, स्क्रीन पर अंधेरा था, फिर धीरे धीरे कुछ दिखा। 3 लाशें, 1 लड़की, 2 लड़के, और उनके बीच में एक बच्ची का छोटा सा कंकाल, जो बाकी सबके बीच मुस्कुरा रहा था। ड्रोन का कैमरा फ्रीज हो गया, फिर स्क्रीन पर वही चेहरा उभरा, रवि और गोरी का मिला जुला चेहरा। वो बोला, तुम्हें सच जानना है? ड्रोन अपने आप ऊपर उठा और कुएं में गिर गया। विक्रम ने टीम को पीछे हटने को कहा, सब हट जाओ, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तभी उनके रेडियो में आवाज आई, सर, एक बच्ची दिखी है, सफेद कपड़ों में, खिलौना लिए हुए। विक्रम चिल्लाया, किस दिशा में? रेडियो से जवाब नहीं आया, सिर्फ वही हंसी गूंजने लगी, अब तुम्हारी बारी है। 3 दिन बाद फोरेंसिक लैब में कैमरे का डेटा अपने आप एक्टिवेट हुआ। फाइल का नाम अपने आप बदल चुका था, fearcontinues.mp4, और जैसे ही वीडियो चला, उसमें विक्रम, राघव और पूरी टीम दिखी, जो कुएं के पास खड़ी थी। लेकिन वो फुटेज किसी ने शूट नहीं की थी। वीडियो के आखिरी सेकंड में फिर वही आवाज आई, हर कैमरा जो हमें देखता है वो हमारा बन जाता है। स्क्रीन काली हुई, फिर अचानक सफेद टेक्स्ट उभरा, रियल फियर सीजन 2 कमिंग सून। नीचे लिखा था, डायरेक्टेड बाय रवि एंड गौरी। वो वीडियो फिर कभी इंटरनेट से डिलीट नहीं हुआ। हर बार कोई उसे देखने की कोशिश करता, वीडियो अपने आप मिरर मोड में चलने लगता और देखने वाले को अपनी ही परछाई हंसते हुए दिखती। रवि अब पूरी तरह थक चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, कपड़े गीले और फटे हुए, और हाथ में वही पुरानी लालटेन थी जो अब मंद मंद झिलमिला रही थी। हवेली की हर दीवार जैसे उसकी धड़कनों से ताल मिला रही थी, धीरे धीरे भारी सांसों की तरह। वो गोरियों के कमरे तक वापस पहुंचा। वहां अब शांति थी। उस सफेद चुन्नी वाली लड़की की देह अब ठंडी पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे वो अंततः आजाद हो गई हो। लेकिन रवि के मन में सवाल गूंज रहा था, अगर वो आजाद हो गई तो फिर हवेली अब भी जिंदा क्यों है? पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का झोंका नहीं था, किसी ने बंद किया था। रवि ने लालटेन उठाई और दरवाजे की तरफ देखा। वहां दीवार पर पुराने खून से लिखा था, तू सोचता है तू समय से भाग आया है? रवि के हाथ कांप गए। उसने पीछे देखा। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन आईने में
वही बच्ची दिखाई दी जो पहली बार उसे कुएं के पास मिली थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बस डर था। उसने धीमे से कहा, रवि, उसने मुझे नहीं मारा था, उसने खुद को बचाया था। रवि समझ नहीं पाया। बच्ची ने आगे कहा, जिसे तू गोरियों का कातिल समझता रहा, वो दरअसल हमें बचा रहा था। वो कुआं एक दरवाजा है नरक का, हर 100 साल में खुलता है, और तू वही है जो फिर से उसे खोल आया है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में गूंजा, मत खोल उस कुएं को, नहीं तो सब फिर से शुरू होगा। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, मैंने तो उसे बचाया था। आईने में बच्ची मुस्कुराई, फिर उसकी आंखें काली हो गईं। कभी कभी बचाना ही सबसे बड़ा श्राप होता है। अचानक लालटेन बुझ गई, कमरा काला हो गया। कानों में सिर्फ हवा की फुसफुसाहट और अपने कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। रवि दरवाजे की तरफ भागा, मगर वो अब वहां नहीं था, दीवार में बदल चुका था। उसने मुड़कर देखा तो आईना फर्श पर पड़ा था, टूटा हुआ, लेकिन टूटे टुकड़ों में उसका चेहरा नहीं था। वहां उस बूढ़े आदमी का चेहरा था जिसे उसने कुएं में देखा था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अब तेरी बारी है पहरेदार बनने की। रवि ने चीखना चाहा, मगर आवाज नहीं निकली। दीवारों से धुआं निकलने लगा जो धीरे धीरे उसकी देह में समा गया। कुछ ही पलों बाद हवेली के बाहर वो पुराना कुआं फिर से अपने आप उबलने लगा। पानी नहीं, काला धुआं, और उस धुएं में कोई परछाई झांक रही थी, रवि की। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अब कोई और आएगा उसे बचाने। हवेली फिर से जिंदा हो गई थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो बस एक और चक्कर शुरू हो चुका था। हवा थम चुकी थी, आसमान पर बादल ठहरे हुए थे, जैसे वक्त ने खुद सांस रोक ली हो। पुरानी हवेली अब पूरी तरह शांत थी, मगर उस सन्नाटे में कुछ छिपा था। एक ऐसी आवाज जो सुनाई नहीं देती, पर हर कोने में महसूस होती थी। रवि अब कुएं के पास था। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। आंखों के नीचे काले धब्बे, होंठ सूखे हुए, और उसके शरीर से ठंडी भाप उठ रही थी। लेकिन उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था, एक इंसान और एक श्रापित आत्मा का। वो खुद से बुदबुदा रहा था, मैं वो नहीं बनूंगा जिसने इन सब को मारा। मैं ये सब खत्म करूंगा। अचानक कुएं से वही लड़की की आवाज आई, गोरी, रवि, अब तू कुछ नहीं कर सकता। श्राप तू तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब उसका हिस्सा बन चुका है। रवि ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और कुएं की गहराई में झांका। वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कुएं के अंदर उसका खुद का चेहरा, मगर वो मुस्कुरा रहा था। वो दूसरा रवि बोल उठा, तू उसे बचाने आया था ना? देख, तूने उसे बचाया, पर अब तुझे उसकी जगह लेनी होगी। रवि चिल्लाया, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। कुएं के पानी ने उसे जवाब दिया, तेरी चाहत अब मायने नहीं रखती। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, मिट्टी, धुआं और चीखों का तूफान। हवेली के अंदर से बच्चों की रोने की आवाज, किसी औरत की हंसी और लोहे की जंजीरों की खनक गूंजने लगी। रवि ने पूरी ताकत लगाकर कुएं की दीवार पकड़ ली और चिल्लाया, अगर ये दरवाजा मैं खोल सकता हूं तो बंद भी मैं ही करूंगा। वो छलांग लगाकर कुएं में कूद गया। नीचे गहराई में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हजारों आत्माएं चीख रही थीं। रवि ने जैसे ही लालटेन नीचे फेंकी, पूरा कुआं जल उठा। अंधेरा लाल रोशनी में बदल गया और आसमान से बारिश की तरह राख गिरने लगी। कुएं की दीवारों पर लिखे पुराने अक्षर जलने लगे, जिसने श्राप जगाया वही उसे सील करेगा। और फिर सन्नाटा। कई घंटे बाद गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हवेली अब पूरी तरह राख में बदल चुकी थी। सिर्फ एक चीज बाकी थी, कुएं के किनारे रखी लालटेन, जो अब भी धीमी धीमी जल रही थी। गांव के बुजुर्ग ने उसे उठाकर देखा। नीचे एक धातु की तख्ती थी, जिस पर लिखा था, रवि, जिसने श्राप को समेट लिया ताकि कोई और न मरे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हर 100 साल में कोई ना कोई रवि बनता है। फिर हवा चली और लालटेन अपने आप बुझ गई, और दूर एक नए गांव में, एक नई जगह पर, एक बच्चा अपने घर के पिछवाड़े में पुराना कुआं खोद रहा था। उसने नीचे से एक टूटी हुई लालटेन निकाली और कहा, देखो मां, इसमें अब भी रोशनी है। उसके पीछे से कोई फुसफुसाया, शुरुआत फिर से हो चुकी है।